वकील लोग भी बहुत सारे हमारे यहाँ उपस्थित रहे। और संबंध संघ की भूमिका जो है संविधान के प्रति ऐसी है कि संबंध संघ कहता है कि संविधान ही हमारा नेता है, क्योंकि जो फेरी होती है, बुद्ध ने भी कहा कि मेरे चले जाने के बाद धम्म ही आपका गुरु है, या धम्म ही आपको सिखाएगा। तो उनका कथन है कि मह्यं पश्यति यो धम्मा पश्यति, यो धम्मा पश्यति मह्यं पश्यति। जो धम्म को जानता है वो मुझे जानता है। इसी तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लगभग 300 लोग थे, लेकिन उनमें से खासकर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसका था तो वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ही था। और ऐसा काफी मेंबर्स ने कहा भी है उनके चलते। इसमें कोई ये ज्यादा ये नहीं कहेंगे कि हम बाबा साहब को क्यों उछालते हो। तो ये इसीलिए जरूरी है कि भारत का संविधान हमारे लिए इस तरीके से इम्पोर्टेंट है, और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का रोल क्या है और संबंध संघ में इसमें से क्या लेना चाहिए। तो इसके ऊपर मोटे तौर पर अगर हम कहेंगे तो भारत का संविधान है जिसको हम अपना नेता मानते हैं, या जिसके फिलोसफी से हम लोग चलते हैं, और उसमें से हमारे सारे जीवन के सारे भविष्य के अर्थ निहित है। तो संविधान जो है भारत का, वो बहुजन महापुरुष खासकर बाबा साहब के गुरु थे, बुद्ध है, सम्राट अशोक है, और खासकर आधुनिक भारत के ज्योतिराव फुले, जिनको हम कहेंगे कि उनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि मैन ऑफ इंडियन रेनेसेंस, मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस। जो आधुनिक भारत का जो जागरण हुआ है, उस जागरण का पहला व्यक्ति जो है ज्योतिराव फुले है। और बाबा साहब ने कहा कि द ग्रेट शूद्रा हु अवेकन द पीपल्स, बहुजन पीपल ऑफ दिस कंट्री, ऐसा बाबा साहब भी उनके बारे में कहते हैं। कुंवर सिद्धराज के प्रीफेस में वो लिखते हैं। तो ये भारत का संविधान खासकर ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सोच जो थी, वो सोच का परिणाम है। और जैसे कि हमारे जीवन में समता के लिए किए गए संघर्ष और उनके लिए चला गए आंदोलनों का भी परिणाम है। क्योंकि भारत में दो तरीके के आंदोलन खासकर चले, स्वतंत्रता आंदोलन, तो उसमें से एक आंदोलन चला जो खासकर कांग्रेस लीड करता था। दूसरा आंदोलन चला जो कि लोग धर्म वाले लोग थे, वो अपना आंदोलन चलाते थे, और उनका मेन मुख्य फोकस जो था, वो फोकस था कि जो भारत में जो सत्ता बनी है ब्रिटिशों की, वो अगर ट्रांसफर होती है तो हमें ही मिल जाए, उच्च वर्णीय लोगों को। ऐसे बहुत सारे हमारे पास काफी रेफरेंसेस भी है जिसके चलते कि हम कह सकेंगे कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने भी ऐसा कहा है कि भारत का जो राज्य व्यवस्था है वो ब्रिटिश यहाँ से जाने के बाद हमारे हाथ में जाने चाहिए। उसमें से खासकर एक 1920 में जिनका देहांत हुआ था, लोकमान्य तिलक, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के काफी बड़े लीडर थे, जाति से वमन थे यानी ब्राह्मण थे। उनके दो चार ऐसे कोटेशन है, उनमें से एक कोटेशन मैं बताता हूँ कि वो 1970 में इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस के लिए होम रूल लीग बनाया था, और होम रूल लीग का आंदोलन शुरू हुआ था, तो तिलक ने स्वराज्य के बारे में क्या कहा था। तिलक के स्वराज का अर्थ ये था कि राजनीतिक सत्ता जो है अंग्रेजों के अधीन रहे, लेकिन नौकरशाही ब्राह्मणों के हाथों में होनी चाहिए, ये मनुस्मृति का नियम है। ऐसा उन्होंने 31 मई 1916 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक सभा में कहा था। दूसरा उनका यवतमाल जो महाराष्ट्र में ही है, 9 जनवरी 1917 का भी एक कोटेशन है, उसी में कहते हैं कि मनुस्मृति हमारा कानून है। तो उनका और एक कोटेशन बहुत बड़ा हमको हैरान कर देने वाला है। स्वराज्य का अर्थ है ब्रिटिश सम्राट और अंग्रेजों की सत्ता भारत में अक्षुण्ण बनी रहे, लेकिन प्रशासन ब्राह्मणों के हाथों में ही होना चाहिए। ऐसा वो 31 मई 1916 को अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में कहते हैं। इसका मतलब है कांग्रेस की जो पॉलिसी थी उनमें खासकर बोलबाला जो है उच्च वर्णीय लोगों का ही था, और उनको ट्रांसफर ऑफ पावर चाहिए था। और जैसे 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में कुछ अधिकार अंग्रेजों ने हमारे साथ शेयर किए, 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए उसमें से और ज्यादा मिले। और जब बाद में बात चली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद, तो अंग्रेजों को लगा कि ये जो अधिकार है भारतीय लोगों को देना चाहिए। तब जाके कांग्रेस ने बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया कि ट्रांसफर ऑफ पावर अगर हो जाता है तो हमें ही मिले, हमारे नेतृत्व में रहे,
ताकि इस देश की शासन की व्यवस्था हम लोग चला सके। उस दरमियान जो बाबा साहब के बहुत बड़े मित्र थे, फाइनेंसर थे, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड थे, छत्रपति शाहू महाराज। उनका शासन जो था, उन्होंने कहा है कि यद्यपि अंग्रेज इस देश के शासक है, लेकिन असली सत्ता तो ब्राह्मण अधिकारियों के हाथों में है, जो नौकरियों में क्लर्क तथा गांव के लेखपाल, कुलकर्णी, छोटे छोटे से पद से लेकर बड़े बड़े अफसर के पद तक वही विराजमान है, और सारे परिषदों में और शासन के यंत्रणाओं में उनका ही बोलबाला है। तो इसलिए जो छत्रपति शाहू महाराज कहते हैं कि बहुजनों को अगर हक और अधिकार अगर चाहिए तो पावर में इंटरवेंशन जरूरी है, ऐसा छत्रपति शाहू महाराज का कहना था। और इसके चलते बाबा साहब जैसे इंग्लैंड और अमेरिका से पहले सत्र में पढ़कर आए थे, कोलंबिया से, और फिर बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और अंग्रेजी में जस्ट उन्होंने एडमिशन लिया था, लेकिन वजीफा नहीं होने की वजह से उनका एजुकेशन बीच में ही रुक गया और वो इधर चले आए। तो उन्होंने 27 जनवरी 1919 में अपना आंदोलन शुरू किया, और उन्होंने तब जाके SC/ST और OBC के लिए जो कानून अधिकार और सत्ता में क्या भागीदारी चाहिए, इसके लिए अपना आंदोलन शुरू किया। तो इसमें से बाबा साहब का रोल इतना महत्वपूर्ण है कि अगर बाबा साहब को अगर हमारे इतिहास से अगर माइनस कर दिया जाए तो आज भी हमारी हालत वैसी बनी रहेगी जैसे कि मनुस्मृति के जमाने में थी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि संविधान ने हमको क्या दिया, संविधान हमको क्या देता है, संविधान से हम क्या सीखे, और संविधान से सीखने के बाद आज हमारे सामने कौन कौन सी चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस को हम किस तरीके से सामना करेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने अभी है। मुझे पता नहीं कि भारत के जितने भी अम्बेडकराइट पार्टियां हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, या जो भी चिंतक लोग हैं, वो इसके बारे में ज्यादा चिंतित है या नहीं है, लेकिन समन संघ इसके बारे में बहुत गंभीर है, क्योंकि समन संघ ने डिक्लेयर कर दिया है कि भारत का संविधान है और उसके जो प्रावधान है वही हमारे गुरु का काम करता है, उसी रास्ते से हमको चलना है। तो अब ये सवाल है कि संविधान में क्या क्या नीति है। तो बाबा साहब के विचारों से अगर चलते हैं तो यह है कि संविधान में जाति और गरीबी की समस्याओं के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसका क्या समाधान है। क्योंकि सारे बहुजन अगर हम देखेंगे तो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर, चारों फील्ड पर हम लोग अभी तक वहां तक उभर नहीं पाए हैं जहां तक संविधान हमारी अपेक्षा करता था। तो संविधान की मूल भावना क्या है, तो चैप्टर 3 और 4 है। चैप्टर 3 है जो फंडामेंटल राइट्स है, चैप्टर 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये इन्हीं इसमें और भारत के संविधान के प्रीएम्बल में सारी फिलोसॉफी नीत है, और जिसके ऊपर बाबा साहब ने बहुत कड़ी मेहनत की। उनका सपना था कि इस देश को अगर राष्ट्र बनाना है, राष्ट्र का अर्थ उन्होंने कहा कि इस देश के हर सिटीजन को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी तबके का हो, किसी जाति धर्म का हो, उसको इक्वालिटी का राइट मिले। उसके जीवन में कहीं ऐसा पल ना आए कि शाम का खाना है और उसको खाना ना मिले, खाने के लिए वंचित रहे, या रहने के लिए वंचित रहे, या इधर उधर घूमने के लिए वंचित रहे। ये उनका पहला सपना था। और दूसरा उनका सपना ये था कि सोशल इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और सोशल जस्टिस, ये 3 कार्डिनल रूल्स है जो वो कहते हैं कि मैंने ये कार्डिनल रूल्स, ये गोल्डन रूल्स मैंने मेरे गुरु तथागत बुद्ध से लिए हैं। तो इसीलिए बाबा साहब का ये जो सपना है अभी तक संविधान के माध्यम से पूरा नहीं हुआ। अगर हो जाता तो हमको पूरे अधिकार मिल जाते, हमको इवन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि समन संघ स्टैब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं होती अगर भारत के संविधान की इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से होती, पर ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए जिम्मेदारी हमारी जनरेशन की है, हमने इसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए। तो संविधान की मूल भावनाएं मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देश तत्वों का अमल करना। अभी अमल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये 2 बातें निचोड़ है सारे भारत के संविधान की। इसका जो है भारत के संविधान के प्रस्तावना में महत्व दिया गया है, और इम्प्लीमेंटेशन के तौर तरीके आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, इसमें निहित है। अब इसमें से 2 मैसेज देना है बाबा साहब को। बाबा साहब मोटे तौर पर कहते हैं कि क्यों ये फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 2 चैप्टर जो है इस देश का भविष्य निर्धारित करेंगे। तो वो कहते हैं कि इससे 2 बातें होगी। एक तो वो कहते हैं कि इससे क्या होगा कि सोशल जस्टिस आएगा, मतलब जो है वो जाति का विनाश हुआ है, इरेडिकेशन ऑफ कास्ट, कास्टलेस सोसाइटी स्टैब्लिश होगी।
क्योंकि उनका कहना था कि इक्वालिटी इज अनदर नेम ऑफ डेमोक्रेसी। इक्वालिटी समाज में जब तक नहीं आती तब तक लोकतंत्र की जड़ें यहाँ पर नीचे तक नहीं जा सकती। तो इसीलिए कास्ट जो है इरेडिकेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक कास्टलेस सोसाइटी क्रिएट नहीं होती तब तक आप हमारे बीच में स्वतंत्रता की भावना नहीं आएगी, हम भाईचारा या फ्रेटर्निटी बंधुत्व नहीं आएगा, और ये इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी नहीं आई तो हमको जस्टिस पॉसिबल नहीं है। ये उनका खासकर आर्गुमेंट था। संविधान सभा के डिबेट्स अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमको मोटे तौर पर नजर आता है कि बाबा साहब का पॉलिटिकल एनालिसिस करते वक्त या सोशल एनालिसिस करते वक्त और इकोनॉमिक एनालिसिस करते वक्त उनका इक्वालिटी के ऊपर ज्यादा जोर, इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र को इक्वालिटी यानी समता को ही दूसरा लोकतंत्र कहा है। तो इसमें से क्या होता है, तो कहते हैं कि इसमें गरीबी का उन्मूलन होगा। तो गरीब कौन लोग हैं? तो वंचित लोग हैं, जो SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग हैं। इनको डेमोक्रेसी की या लोकतंत्र की सबसे ज्यादा जरूरत है, और इसीलिए भारत के संविधान में इसका प्रावधान ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इसके ऊपर उनका जोर था। तो इसके लिए उन्होंने उपाय क्या दिए? तो जैसे हमने परसों 2-3 दिन पहले के कंसेप्ट में देखा कि आरक्षण की बात अभी बहुत हॉट है, और वो आरक्षण क्या, तो बाबा साहब ने कहा कि ये प्रतिनिधित्व है। आरक्षण लोग चिल्लाते हैं, लेकिन ये असल में मामला है प्रतिनिधित्व का। अगर 100 लोग सभागृह में बैठे हैं और उसमें से एक ही जाति के 90 लोग बैठेंगे, तो कैसे उस 100 लोगों के साथ पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, कैसे पॉलिसी फ्रेम करेंगे, और कैसे जस्टिस पॉसिबल होगा उनको? तो इसीलिए वहां पर प्रतिनिधित्व का होना जरूरी है, और प्रतिनिधित्व नहीं आता तो वो देश की जिम्मेदारी है। इसीलिए आर्टिकल 46 में बाबा साहब ने लिखा है कि स्टेट्स ऑन इट्स ओन विल मेक प्रोविजन फॉर द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल बेनिफिट ऑफ द वीकर सेक्शन। मतलब SC ST और OBC के जितने भी लोग हैं उनका आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और शैक्षणिक तरीके से जीवन में अपग्रेडेशन करना, ये मेन मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो गरीबी को दूर कैसे किया जाए? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के 2 आर्टिकल या 2 अनुच्छेद है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बाबा साहब ने बहुत जोर दिया, और उनके करीब करीब 4 से 5 संबोधन है संविधान सभा में, जो आर्टिकल 39, 38 और 39 के ऊपर उन्होंने दी है। तो अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39, 38 और 39 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि नीति निर्देश तत्व विशेषकर किस तरीके से होने चाहिए। तो उनमें वो कहते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 15 जो फंडामेंटल राइट में उसका खंड है 4 और 5, वो क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, चाहे किसी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सब क्लॉजेस है आर्टिकल 15 में के सब क्लॉज 4 और 5। उसके साथ ही साथ आर्टिकल 16 जो है उसका खंड 4 आर्टिकल 16(4), इसमें स्पष्ट जो निर्देश दिया है उन्होंने, वो है प्रतिनिधित्व का। और वो प्रतिनिधित्व क्यों जरूरी है? तो कहते हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को अगर दूर करना है तो इसमें से प्रतिनिधित्व को और आरक्षण को आपको लाना ही पड़ेगा, और वो संख्या के प्रपात में लाना पड़ेगा। ऐसी भी बात उन्होंने कही। जाति भारतीय समाज का जाति समाज की आधारभूत संस्था है, इसीलिए सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए एकमात्र पैमाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा बाबा साहब आर्टिकल 15-16 में कहते हैं। और बाद में वो उसका उपाय भी देते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी कैसे आएगी। तो आर्टिकल 17 का प्रोविजन किया उन्होंने, अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट किए बगैर ये इक्वालिटी नहीं आ सकती। जबकि हम देखते हैं कि पिछले 70-72 साल से कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बावजूद भी यहाँ की अनटचेबिलिटी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनका ये भी कहना था कि केवल कानून बनाने से कोई चीज नहीं आती। जैसे सोशल इक्वालिटी का आना अगर देखो तो लोगों के बीच में राष्ट्र के प्रेम की भावना को हमको डालना पड़ेगा, उनके बीच में राष्ट्र के प्रति प्रेम उजागर होना चाहिए, ऐसी बात करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे कि लोगों को साथ में रहने की ये कर दो, प्रयत्न कर दो। SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज और ओपन के लोग एक ही जगह पर हाउस में बैठेंगे और वो कानून बनाएंगे। और वो कानून किस तरीके से बनाएंगे? तो आंदोलन का रास्ता छोड़ दो, चर्चाओं के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि उनका डेमोक्रेसी का डेफिनेशन यही था कि विदाउट ड्रॉप ऑफ, मतलब एक खून की एक भी बूंद गिराए बिना
जो सामाजिक परिवर्तन आता है उसका नाम लोकतंत्र है, ऐसा वो कहते हैं, विदाउट एनी ड्रॉप ऑफ ब्लड। तो ये संभव कैसे होगा? क्योंकि इक्वालिटी नहीं है तो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों के बीच में झगड़े की संभावना तो होगी होगी। इसीलिए उनका कहना था कि लोकतंत्र में निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और एजुकेशनल प्रावधान किए जाए, और दूसरे नहीं कर सकते, उनके प्रतिनिधि ही करेंगे। इसलिए फिर उनका आंदोलन वहां तक चला, और संविधान का सारा जो ब्यौरा उन्होंने बनाया था, ड्राफ्ट जो बनाया था, ये सोशल जस्टिस के आधार पर ही उनका पूरा का पूरा बन गया था। उसमें अनुच्छेद 15(4)(5), 16(4), इसमें शिक्षा और सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए मूलभूत आरक्षण देना चाहिए। अब इसमें एक अड़चन ये हो गई कि बाबा साहब और 2-3 ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऐसे थे जो कि इस बात को ठीक ढंग से समझ पाए थे। इसीलिए बाबा साहब का कहना था कि ये जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है, तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति तत्व है, ये राज्य के नीति तत्व भी फंडामेंटल राइट्स में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि मुझे पता है कि जब भी शासन व्यवस्था हमारे लोगों के हाथ में आएंगी तो गारंटीडली है कि उच्च वर्गीय लोग ही उसमें ज्यादा रहेंगे, क्योंकि समाज जो बहुजन समाज है उतना तो पढ़ा लिखा नहीं होगा इतने जल्दी, उसकी शैक्षणिक पात्रता नहीं होगी, शैक्षणिक पात्रता नहीं होने की वजह से उनको सोशल इक्वालिटी नहीं मिलेगी, और ये दोनों नहीं होने की वजह से इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी नहीं आ सकती है। तो ऐसे में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बिठा दो और वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, ये भावना संविधान के सभा में आ जाए, और इससे अगर सरकारें अपनी नीतियां बनाएंगी तो इक्वालिटी आएगी और फिर लोकतंत्र यहाँ पर स्टेब्लिश होगा। उससे बल पर ये राष्ट्र जो नेशन बनने के रास्ते पर चल पड़ेगा। ये बाबा साहब का बेसिक विचार था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जितने भी प्रावधान हमको बनाने हैं तो उन प्रावधानों का जो बेस है वो समाज से या धर्म से आता, क्योंकि उनका कहना था कि धर्म के सिवा आदमी बढ़ता नहीं है। भारत में तो ऐसा है कि एक बार कानून चाहे कुछ भी कहो, लेकिन धर्म जो कहेगा उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं आदमी लोग। आज भी 1996 में जब ये अयोध्या का इशू जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो बहुत सारे वमन लोगों का, उच्च वर्णियों का यही कहना था कि कोर्ट के रिजल्ट को नहीं मानेंगे, क्योंकि धर्म में जो लिखा है वो हमको संविधान से ऊपर है। आज भी उनके मन में वही वैल्यू है और संविधान उनके प्रोग्रेस में बाधा है। इसीलिए वो संविधान का कभी एनालिसिस करेंगे, कभी समीक्षा करेंगे, कभी बीच बीच में बोलेंगे कि हमको नहीं चाहिए, कभी बीच बीच में वो पत्थर डालकर देखेंगे पानी में कि कितनी तरंगे आती है। तो तरंगे आने का समय अब बहुत निकल चुका है। अब उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ चुका है, और आने वाले 1-2 साल में अगर बहुजन समाज के या जो समन संघी जिनको हम कहते हैं जन्मजात समन संघी लोग हैं, SC ST और OBC, ये लोग अगर जुड़ेंगे नहीं, एक साथ आएंगे नहीं, एक साथ उठ बैठेंगे नहीं, एक साथ सोचेंगे नहीं, तो उनकी जो मंशा है वो तो पूरी है, क्योंकि उन्होंने अपनी विचारधारा कभी छुपा के नहीं रखी। वो तो बराबर करते रहते हैं, लेकिन कब क्या करना है बराबर नापते रहते हैं, उस वक्त वो करते रहते हैं। तो उसके लिए समन संघ का रोल क्या है? तो जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता को हासिल कराना ही मास्टर चाबी है सारे परिवर्तनों की, लेकिन उससे पहले ही बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा विचार कहा है, जो कि आज के जो गोल्डन रूल्स में अभिषेक राज सर ने कहा है, एवरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चर एंड सोशल रेवोल्यूशन। हर राजनीतिक क्रांति से पहले सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति का होना जरूरी है, या फिर साथ साथ तो भी होनी चाहिए। इससे क्या होगा? तो कहते हैं कि राजनीतिक विचारधारा इंसान के मन में तभी आती है जब वो किसी सांस्कृतिक आंदोलन में जुड़ा रहता है और वो सामाजिक तौर पर इकट्ठा रहता है। हम देखते हैं कि हमारी करीब 6743 जातियां हैं, लेकिन जब भी इलेक्शन आता है तो सारी जातियां बिखर जाती है, हमारा एक पॉलिटिकल व्हील ही नहीं बन पाता, और हमारा सारा पॉलिटिकल व्हील जो बहुजनों का, समनों का व्हील है, वो उनके बीच में चला जाता। अगर देखें तो उनकी 4-5 मुख्य पार्टियां हैं और वो पार्टी वही उन्हीं की है, और हम लोग के सामने ऐसा सिचुएशन खड़ा कर दिया जाता है कि ये पार्टी को हटाने के लिए अगर वो पार्टी के मैंडेट वोट नहीं देंगे तो हमारा कोई ठीक नहीं रहेगा, और हमारी सारी सोच। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग
कल्चरल और सोशल रेगुलेशन में नहीं होने की वजह से हमारे पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के ऊपर एक सोशल और कल्चरल प्रेशर नहीं आता। और जब तक सोशल और कल्चरल प्रेशर नहीं आता तब तक हमारी पॉलिटिकल विल और लीगल विल तैयार नहीं होती। तो ये करने के लिए बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जो करोगे वो करने के लिए समन संघ कोशिश कर रहा है कि हमारा कल्चर क्या है भाई, हम इतिहास में क्या थे। जैसे कि भूवेर शुद्रात में बाबा साहब ने कहा, लिखा क्वेश्चन मार्क है, वो कहते कि इतिहास में तुम राजा महाराजा थे, तुम सत्ता संभालते थे, तुम्हारा खुद का कल्चर था, तुम्हारी रीति रिवाज, तुम्हारी सारे रूल्स थे, धर्म के यानी धम्म के रूल्स थे, और जीवन व्यापन करने के आपके कार्डिनल रूल्स थे, जिनको हमने अभी गोल्डन रूल माना है। और आपके राजा भी थे, जैसे सम्राट अशोक हमारे राजा है, दुनिया के सबसे बेहतरीन राजा थे। उनके जमाने में लोकतंत्र और ह्यूमैनिटी एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर काम करती थी। तो यही तरीका हमारा है, ये हमारा कल्चर है। जब हम जानेंगे इकट्ठा होने के बाद, अरे हमारा तो कल्चर ऐसा है, इसमें तो किसी के प्रति हमको द्वेष नहीं करना है, राग नहीं करना, हमको दूसरों के हाथ में हाथ मिलाकर इकट्ठा आना है। हमारे बीच में जितने भी विचारों के डिफरेंसेस है उनको मिटाना है, और कुछ डिफरेंसेस मिटेंगे, कुछ नहीं मिटेंगे, लेकिन साथ नहीं छोड़ना है। जब तक जैसे कि हमारी शादियां हो जाती, पति पत्नी इकट्ठा रहते, उनके उनमें भेद होते, विचारों के भी भेद होते, लेकिन एक कसम खाई होती है कि नहीं, हमको एक दूसरे को छोड़ना नहीं, एक दूसरे के बगैर हम रह ही नहीं सकते। और एक कानून भी है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। उसी तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज में अगर होता है तो हमारी इकट्ठा आने की जो कोशिश है, जो आंदोलन है, ज्यादा ताकतवर सिद्ध होगा। और इससे जो संविधान में आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 36 to 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जितना भी प्रोविजन बाबा साहब ने हमारे लिए किया, उससे हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुक्ति का मार्ग है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसीलिए ये जो है, हमको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर काम करने से होगा क्या? तो बाबा साहब आगे जाके कहते हैं कि भारत के इतिहास में सामाजिक जीवन को परिवर्तित करने की जो दिशा है, इस प्रकार का पहला तथा अभूतपूर्व प्रयत्न है संविधान का आना और लोकतंत्र का लागू होना। तो उसमें वो कहते हैं कि जैसे कि शाहू महाराज ने स्वतंत्रता के पहले ही इसको लागू कर दिया था कुछ मायने में उनके राज्य में, तो उनका भाग जो है वही लोकतंत्र का भाग, हमने ब्रिटिशों के साथ जो संघर्ष किया और जो हक और अधिकार हमारे हमने उसमें से मिला है और जिसको हमने संविधान में डाल दिया है, उसका अमल होना बहुत जरूरी है। अगर अमल नहीं होता है तो हम वॉचडॉग के रूप में, जो संरक्षक के रूप में या जागरूक पर्सन के रूप में, हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स का एक एक पुर्जा जो है, कहां पर हम खत्म हो रहे हैं, कहां पर हमारा नुकसान हो रहा है, इसको जब तक हम समीक्षा नहीं कर पाएंगे और उसके संघर्ष के लिए जब तक इकट्ठा नहीं आएंगे, तब तक के आर्टिकल 15 के 4 और 5 जो सब क्लॉजेस है, आर्टिकल 16 के 4 क्लॉज है, आर्टिकल 335 में उसकी झलक है, वो तब तक हमको यशस्वी जीवन नहीं दे सकते। इसके लिए हमको जो संविधान में हमारे कर्तव्य हक है उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। ये जागरूक नहीं होंगे तो आने वाले समय में क्या होगा कि संविधान तो डिपेंड है कि जो चलाने वाला है उसके हिसाब से वो टर्न होता है, उसके हिसाब से बदल जाता है, उसमें संशोधन जो सत्ता में बैठा बहुमत में रहता है 51% में रहता है, वो अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। और अगर हम वहां पर नहीं जाएंगे, उससे जाने से पहले जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे तो कैसे हम वो हमारे अधिकार और हक पालेंगे। तो ये काम बाबा साहब ने देखो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से किया था। उनको पता था कि एक दिन का काम नहीं है। 1919 में उन्होंने आंदोलन शुरू किया संवैधानिक डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। उसमें उन्होंने SC ST OBC को जो बैलेट के जो है मतलब मतदान के अधिकार मांगे, उसके बाद प्रतिनिधित्व के अधिकार मांगे। फिर 1924 में हिल्टन यंग कमीशन आया था, 27 में वेबर कमीशन आया था, फिर 27-28 में साइमन कमीशन आया था, फिर 1930, 31, 32 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि अंग्रेजों को वो पूछ रहे थे, क्योंकि इनका तो ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए चल रहा था, कांग्रेस है, गांधी है, जो सवर्ण समाज के जितने भी लोग हैं और जो प्रिंसली स्टेट्स भी थे, जो छोटे छोटे राज्यों के राजकुमार या फिर छोटे छोटे राजे थे, उनकी डिमांड वही थी। उनके इसमें हमारी कोई डिमांड नहीं थी।
इसीलिए बाबा साहब ने कैटेगोरिकली ये जो सभाएं हुई थी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें भारत के संविधान की मूल ढांचे की रचना की, बहुत संघर्ष कर दिया। और उनका कहना था कि आप आगे जाके अधिकार दे रहे हो, आप हमको शासन में, सत्ता में अधिकार दे रहे हो, सोशल कुछ पावर्स दे रहे हो, लेकिन ये किसको दे रहे हो? क्वेश्चन है उनका। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूछा है कि आप स्वतंत्रता या अधिकार या प्रतिनिधित्व दे रहे हो, किसको दे रहे हो? तो उन्होंने सीधा कर दिया, हिंदू को दे रहे, मुस्लिमों को दे रहे, सिखों को दे रहे, और जो अल्पसंख्यक जो थे माइनॉरिटीज में क्रिश्चियन, उनको दे रहे। तो उन्होंने कहा हमें क्या मिलेगा इससे? तो कह रहे थे कि वो आप भी तो हिंदू। बाबा साहब ने डिनाई कर दिया। वो कहने लगे कि हम हिंदू नहीं है। वो कहने लगे कि अगर हिंदू होते तो क्या हिंदू के अधिकार हमको मिल रहे? पूछो आप कांग्रेस के जितने भी प्रतिनिधि है उनको, तो उनको चुप करा दिया बाबा साहब ने। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको चाहे तो आरक्षण देने के लिए, प्रतिनिधित्व देने के लिए, या डबल इलेक्टोरेट का पावर देने के लिए हमको प्रोटेस्टेंट हिंदू कहा जाए, जैसा कि इसमें ईसाइयों में होता है, क्रिश्चियन में एक प्रोटेस्टेंट है और रोमन कैथोलिक है। जो प्रोटेस्टेंट होता है, जो जो ये होता है, जो चर्च, वो चर्च की सारी आदेशों को नहीं मानता प्रोटेस्टेंट। वो नए जमाने के बदलते स्वरूप से वो स्वीकार करता है कि चर्च का जो ऑर्डर है वो मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो उसी हिसाब से उसके लिए आरक्षण मिलने के लिए या प्रतिनिधित्व मिलने के लिए उनका आर्गुमेंट था बाबा साहब का, प्रोटेस्टेंट हिंदू को। लेकिन उन्होंने बाद में 1935 के एक्ट में, जिसके की ड्राफ्ट बनाने के लिए बाबा साहब उस कमेटी में थे, और ये बाबा साहब के खुद के शब्द है, एससी, एसटी और ओबीसी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स बाबा साहब ने दिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास, ये दो शब्द तो प्रोमिनेंट हो गए एससी और एसटी के 1935 के एक्ट में। और उसके हिसाब से इस देश के करीब करीब 85% लोगों को कानूनन आजादी मिल गई थी अंग्रेज का स्वतंत्रता मिलने से पहले ही, क्योंकि आपको मतदान का या वोटिंग का, इलेक्शन को खड़ा रहने का अधिकार मिल गया था। बाद में उसी हिसाब से उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी बनाई, क्योंकि उनको पता था कि मजदूर बहुत है हमारे देश में, तो मजदूरों को हमारे एससी एसटी के साथ मिला दो तो ये संख्या ज्यादा बढ़ेगी। फिर ओबीसी को लाने के लिए उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की उनकी जो भावना थी, उसमें उन्होंने पंजाबराव देशमुख, जो ओबीसी के महाराष्ट्र के लीडर थे, जो पहले कृषि मंत्री थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन बाबा साहब की हर कोशिश को अपोजिशन पार्टी, खासकर कांग्रेस, नाकाम करने की कोशिश करते थे। जैसे बाबा साहब ने डिक्लेयर कर दिया, वैसे पंजाबराव देशमुख को इंटरिम गवर्नमेंट में जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया गया। तो बाबा साहब का रेगुलेशन करने का जो सोच था, वो था सोशल और कल्चरल पहले जागरूक करा लो, उसके बाद इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस या इकोनॉमिक अधिकार के लिए पॉलिटिकल अवेयरनेस ले आओ। तो ये सारी बातें बाबा साहब की बुद्धिमत्ता से उन्होंने संविधान में डाल दी है। बट उसका पिछले 70 साल से ना हमने उसकी पढ़ाई की भी होगी तो केवल सिर्फ पॉलिटिकल इलेक्शन के लिए हमने की है। लेकिन उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो फिलोसॉफी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, ये बात हमको ज्यादा समझने की जरूरत थी, जो कि हमने अभी तक समझी नहीं। इसीलिए हमारे अधिकार आसानी से निकल जाते हैं और हम खड़े रह जाते हैं। जैसे कि हमारे सामने से कोई एक आधा क्रिकेट प्लेयर 6 या 4 मार देता, हमारी रीच में होता है उसको कैच पकड़ना, लेकिन अब देखते देखते रह जाते हैं और बॉल नीचे गिर जाता है, बॉल टपक जाता है जमीन के ऊपर। हम कहते हैं कि जो हासिल करना था, जो दूसरों को हराना था, उन्हें हरा पाए। इसी तरीके से कि हम अनजान बने भी हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। संवैधानिक जो फिलॉसफी है, संविधान में क्या नीति है, हमारे किस तरीके के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आएगा संविधान के इम्प्लीमेंट होने से, ये फिलॉसफी हमने आज तक समझ नहीं दी। तो संबंध संघ गहराई से इस बात पर चिंतन कर रहा है कि जब तक हमारी कल्चर नहीं बनती और हमारी जो कल्चर और सोशल इक्वालिटी नहीं आती, जो कि जिसका माध्यम कॉन्स्टिट्यूशन ही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे कल्चर का बेस है, अगर फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे आ जाते हैं, और आर्टिकल 17 को देख लो थोड़ी देर के लिए, जो अनटचेबिलिटी इरेडिकेट करने की बात करता है, मतलब एट्रोसिटी एक्ट इंप्लीमेंट करने की बात करता है, वो अगर ठीक ढंग से अगर इंप्लीमेंट होता था, एक एक्ट, ऐसे हजारों एक्ट बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक आर्टिकल्स, लेकिन एससी एसटी कम से कम इतना सोच ले आज कि आर्टिकल 17 के ऊपर निर्धारित जो 1989 में जो एससी एसटी
SC/ST का जो POA प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बना है और उसका रूल 1995 में आया है, कम से कम इतना भी हम समझ लेते गहराई से और आर्टिकल 17 को भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते तो उसमें दो प्रावधान है। एक तो अनटचेबिलिटी अगर होगी तो क्राइम होगा, जो भी मतलब जो भी गुनाह करेगा उसको सजा है, और दूसरा उसमें प्रावधान भी है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर कुछ हो जाता है तो इनके लिए जमीन का प्रावधान है, नौकरी का प्रावधान है, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स है, योजना है, उसका प्रावधान है। बजट का 10% ऑफ द बजट का प्रावधान हमारे लिए, SC/ST के लिए। ओबीसी को तो छोड़ दो, ओबीसी को फंडामेंटल राइट्स के इसमें लाया ही नहीं गया। अदरवाइज आर्टिकल 340 में जो ओबीसी के लिए प्रोविजन किया गया था वो कास्ट फंडामेंटल राइट में आता, बाबा साहब जो कहते थे, तो ओबीसी आज हमारे कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करता। लेकिन ओबीसी की मानसिकता तब भी ऐसी बनी है, आज भी वैसी बनी है। वो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरा क्या बेनिफिट है ये सोचने के बजाय मेरे धर्म ने मुझे क्या आदेश दिया है, कहाँ पर मंदिर का काम चल रहा है और मैं किस त्योहार में मेरा सहयोग दे दूं, इसी के ऊपर ज्यादा वो सोचते रहता है। इसीलिए सारी जिम्मेदारी आकर पड़ती है जो लोग खासकर ज्यादा संख्या में जुड़े SC/ST के लोग यहाँ पर है, जो समन संघ में अभी जुड़े ईमानदारी से। अब जुड़ने की जरूरत है ये ओबीसी लोगों को, क्योंकि समन संघ भी कहता है कि जब तक हम 51% में नहीं आएंगे तब तक समन संघ की आवाज को कोई सुनेगा नहीं, उसकी आवाज की बुलंदी उतनी स्ट्रांग नहीं हो सकेगी जब तक हम संख्या में ज्यादा नहीं आते। लेकिन संख्या में ज्यादा आएंगे तो सही, एक दूसरे को समझेंगे कैसे, क्योंकि हमारे बीच तो जातियों का भेद है और जातियां इरेडिकेट हुई नहीं है, जो कि संविधान इरेडिकेट करना चाहता है। तो आखिरकार सारा का सारा जिम्मा आ जाता है समन संघ के बुद्धिजीवी लोगों के ऊपर और जो लोग जागरूक है उनके ऊपर। भाई समाज के लोग दूसरे काम करेंगे या नहीं करेंगे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारी संगीतियां लगाते हैं, लोगों को समन ग्रंथ बांटते हैं, लोगों को उनके साथ आर्गुमेंट करते हैं, कभी उनको विरोध भी करते हैं, लेकिन सारा कुछ ये तहे दिल से होता है, दिल की गहराई से होता है कि भाई सब लोग इकट्ठा हो जाए। बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे साथी करीब 80-90% लोग हमारे बीच में जो जितने बहने और भाई हैं वो यही कहते हैं कि बहुत कोशिश करते लोग जुड़ते ही नहीं, क्या करें। अब इनकी हर तरीके की तरकीबें हम ढूंढते हैं फिर भी लोग जुड़ते नहीं, इसलिए लोग कुछ फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। जिस रास्ते से हम निकल पड़े हैं वो रास्ता न्याय का रास्ता है, वो बंधुत्व का रास्ता है, वो मैत्री करुणा का रास्ता है, वो समता का रास्ता है। वो रास्ता कोई गहरे गहरे ने नहीं दिया है हमको, हमारे पुरखे तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, पेरियार, जो संत रविदास, ज्योतिबा फुले, कांशीराम जी, ये बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू महाराज, इन जैसे हमारे महान पुरखे समन संघियों का रास्ता है। इस रास्ते पे ठोकरें जरूर लगेगी, क्योंकि रास्ता मेंटेन करने का काम हमने नहीं किया पिछले 70 साल से। मेंटेन करने का मीडियम तो संविधान था और संवैधानिक प्रोविजंस थे, बजटरी प्रोविजंस थे, एलोकेशन ऑफ फंड्स थे, लेकिन इन सब चीजों को हमने समझा नहीं, इसलिए इस रास्ते का मेंटेनेंस करना भूल गए। तो आज रास्ते से चलोगे तो सारे खड्डे नजर आएंगे, आप सोचोगे कि कितने देर तक चलेंगे, हर जगह तो एक खड्डा गया कि दूसरा खड्डा बीच में पड़ा है, किस किस को बुझाए। लेकिन अगर उम्मीद के साथ अगर हम चलते हैं, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि होप जिसके साथ है उसको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आशा ही जीवन को संभालती है। और बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा ली थी ना, धम्म दीक्षा के वक्त उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, वो कहते हैं कि मैंने बुद्ध की राह को क्यों पकड़ा, क्यों मैंने बुद्ध का धम्म अपनाया। तो कहते हैं कि बुद्ध ना मुझे रोटी देता है, ना बुद्ध मुझे कोई जीवन का कुछ नहीं देता, बुद्ध मुझे आशा देता है जीवन जीने की। वो कहते हैं कि आज हमारा कोई एक मजदूर भाई है और वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, स्कूल में भेजता है, स्कूल में जाने के बाद वो यही आशा रखता है कि मैं नहीं पढ़ सका तो मुझे मेरे अधिकारों की पहचान नहीं बनी, इसलिए मेरे ऊपर अन्याय हुआ, मैं गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। वो बच्चे स्कूल में जाएंगे, बड़े बड़े स्कूल में, कॉलेज में जाएंगे, फॉरेन में जाएंगे, और वो इन बातों को समझेंगे और वो अपने हक और अधिकारों के लिए इकट्ठा कर लड़ेंगे। ये आशा मुझे इस बुद्ध के धम्म से मिलती है, क्योंकि बुद्ध इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी की बात करते हैं। तो बाबा साहब कहते कि बुद्ध का जो धम्म का मैसेज मुझे उतना कारगर ये नहीं लगता अभी। पहले स्टेप में बाबा साहब कहते हैं कि बुद्धा वाज द सोशल मैसेंजर, ही डिलीवर्ड द मैसेज दैट यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल कन्वर्जन, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल इक्वालिटी। और इसीलिए वो कहते हैं कि समता का दूत हमारा जो गुरु है
बुद्ध है, वो चाहे धर्म संस्थापक हो नहीं हो, ये अलग बात है। और उन्होंने कहा कि जब हम इक्वल हो जाएंगे, इक्वालिटी की सोच आएगी, तो बाकी सारी बातें उसके बाद में अपने आप आनी होती है। इक्वालिटी हमको दूसरों को अपने जैसा सोचने के लिए मजबूर करती है। इक्वालिटी ये सोचती है कि मेरे एससी एसटी ओबीसी का और कन्वर्टेड माइनॉरिटी का कोई भी भाई या बहन हो, उसकी हालात मेरे जैसी है, मैं क्यों उसके साथ झगड़ा करूं? और मैं उसके साथ हाथ में हाथ मिलाकर अगर मैं 10 गोल्डन रूल्स का पालन करूंगा, तो आज नहीं तो कल उसके बारे में वो मेरे बारे में सोचने पे मजबूर होगा कि ये भाई मेरा 2 साल से 2.5 साल से 27-28 महीने से मेरे हाथ में हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ सामने कर रहा है, और मैं हूं कि उसके ऊपर अभी गुस्सा ही कर रहा हूं। तो ये परिवर्तन आए दिन में जरूर आने वाला है। इसके लिए हमको, जैसा बाबा साहब ने कहा, कि होप जो है, आशा जो है इंसान को जीवित रखती है। वरना उन्होंने कहा कि 1818 का जो युद्ध हुआ था, उससे पहले हमको पानी नहीं मिलता था, झाड़ू था पीछे और गले में मटका था, कोई अधिकार नहीं थे, लेकिन उससे बावजूद भी हम जी रहे थे। बस इतनी आशा रहती इंसान में। उस वक्त बाबा साहब कहते कि ईश्वर और भगवान नाम के झूठे तत्वों को देखकर हम जीवित हो रहे थे। आज वो कहते कि उस भगवान को मानने की जरूरत नहीं, आपके पास हक और अधिकार है और एक दूसरे को विचार साझा करने की सिस्टम है। आपके पास भारत का संविधान है जो कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय देने की कोशिश आपको करता है। और आपके पास बुद्ध जैसे महामानव की, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान था, जिन्होंने दुख को नष्ट किया आपने और सारे दुनिया के दुख नष्ट करने के लिए अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। और उस विचारधारा से सम्राट अशोक ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। ये उदाहरण हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी हम आशावादी नहीं बने। हम लोग एक दूसरे को कोसते रहते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है, वो उसके ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अगर हम आशा के हिसाब से अगर जीवन व्यतीत करेंगे, तो कभी ना कभी तो भी हमको जीवन की नई दिशा मिलेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि बाबा साहब ने हाईवे पे पहुंचाया था, लेकिन मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से उसमें बहुत सारे खड्डे हैं, बहुत सारे हड्डल है। हम जैसे रास्ते में चलना शुरू कर देंगे, तो उसका इलाज भी हमारे हाथ में होगा। हम जैसे एक मांझी नाम के आदमी ने एक पर्वत को फोड़ दिया और उसमें से रास्ता निकाला। एक अकेला आदमी कितना होप देता है हमको जीने की, लेकिन उसने सारे समाज के सामने, जो आदिवासी था, ट्राइबल था, उसने बता दिया कि दुनिया या लोग या शासन करे या ना करे, मैं अकेला काम करूंगा और लोगों की सुविधा के लिए अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ये जो आशा है, ये हमको समन संघ से मिलती है दिन ब दिन। इसीलिए हम, जैसे कि हम बहनों को बहुत वैल्यू देते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने कहा कि महिला जो होती है 2 घर का परिवर्तन करती है, एक अपने माँ बाप का और एक जहां पर जाती है वहां का। इसीलिए वो ज्यादा कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि संस्कृति उसके हिसाब से, उसके मायने से चलती है। वो सारा कुछ चलाती है, कुटुंब को निभाती है। इसीलिए कभी नहीं, जो वमन की संस्कृति महिलाओं को कुछ भी वैल्यू नहीं देती थी, बाबा साहब ने वो रास्ता दिया कि इक्वालिटी से महिलाओं को हाथ में हाथ मिलाकर हमसे ज्यादा हम वैल्यू देते। जैसे 10, 20, 30 तारीख को देखते हैं हम, हमारी बहनें कितने ढंग से, कितने अच्छे तरीके से ये समन संघ का कार्यभार संभालती है। तो इससे फक्र होता है कि देखो 2 साल के अंदर हमने अपने बहनों में कितनी जान डाल दी, कितनी आशा का निर्माण कर दिया। आज वो उठकर खड़ी होती है। हम देखते हैं कि संगीतियों में, महाराष्ट्र में तो जितनी संगीतियां हुई है, मैं बताता हूँ कि उसमें से 80-90% तो महिलाएं रहती है, पुरुषों से ज्यादा। ये किसका परिणाम हो? बाबा साहब ने हमारे मन में आशाओं के बीज बो दिए, उसका परिणाम है। ज्योतिराव फूले, पेरियार, कांशीराम जी, ये जितने भी हमारे पुरखे जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, अपना खून गंवाया इसके लिए, तो ये इनका इनका आदर्श अगर हम लेंगे, तो हम पाएंगे कि भारत का संविधान, जिसको हम सही मायने में अपना लीडर मानते हैं, उस लीडर को अगर मानेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, लेकिन उसके पहले दूसरों के वाद विवाद भूलकर हमको इकट्ठा आना पड़ेगा, एक दिशा में चलना पड़ेगा। क्योंकि आप अलग अलग दिशाओं से चलोगे तो आपकी एनर्जी बर्बाद होगी, और एनर्जी बर्बाद होने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको दुख ही दुख है। और दूसरी ये बात है कि इकट्ठा चलेंगे तो कभी ना कभी हम लोग हमारा खुद का अस्तित्व खड़ा करेंगे, जो कि समय की मांग है। आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी हमसे यही सोच रही है, वरना क्या देंगे हम अपने अगले पीढ़ियों को। तो ये इतना समझने के लिए समन संघ में आना है, जुड़ना है। और खासकर जो बड़ी संगीति जो है ना, दिल्ली की संगीति है जो 11 फरवरी की, हमारी बाकी की संगीतियां तो हम ताकत लगा ही रहे हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन सारी जान हमको डालनी है 11 फरवरी की संगीति को 2024 की,
जिसमें से हम ये बता पाएंगे कि देखो 5,000 की संख्या में इकट्ठा हुए हैं और इसमें भिक्खु और भिक्खुनियां भी है। करीब 250 भिक्खु और भिक्खुनियां वहां पर आएंगे। 125 भिक्खुनियों की लिस्ट मेरे पास आज उपलब्ध है। करीब करीब 75 भिक्खुओं की भी लिस्ट आई है और भिक्खुओं की इतनी लिस्ट आने को तैयार है कि वो तो 200 के ऊपर भी जा सकती है। इसका मतलब है कि भिक्खु संघ में भी आशा की किरण जाग उठी है। भिक्खुनी संघ तो कहता है कि हमको समन संघ के साथ काम करना है, क्योंकि पहला ऐसा विचार है कि जो हमको बिल्कुल रास्ता तैयार करके देने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर काम करने को आश्वासन दे रहा, तैयार है। तो ये सारा कुछ समीकरण बदल सकता है बशर्ते कि हम ईमानदारी से समन संघ में काम करें और 11 फरवरी की संगति को सक्सेस करने के लिए सारा कुछ इसमें हम अपनी पूरी ताकत, अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा हम इसी में डाल देंगे, तो हम दिखा पाएंगे कि देखो हमने जो सोचा है वो हुआ है। और थॉट्स जो उसको इम्पोर्टेंट नहीं होता, बाबा साहब कहते हैं थॉट्स एंड डीड्स, जो सोचते हैं उसके ऊपर डीड यानी कार्य करना बहुत जरूरी है। और बुद्ध ने भी कहा कि कर्म विपाक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कर्म करते हो उसी का परिणाम आप हो। तो यही समन संघ की सोच है हमारी। मैं चाहता हूं कि चलो जुड़ जाए, हम एक साथ जुड़े, एक दूसरे के साथ जुड़कर अपनी एनर्जी को इकट्ठा करें और आने वाले परिणाम को, अपनी ताकत इस दुनिया के सामने बता दें, ताकि हमको दुनिया को बताना है कि ये पॉसिबल हो सकता है। द ड्रीम इज पॉसिबल, इज इट वर्थ इट, ये पॉसिबल है, संभव है और वो हम कर सकते हैं। इसीलिए हमारी जिद है जुड़ने की, और जुड़कर हम लोग जो पाना है उसकी भी जिद है हमारी, और जरूर हम पाएंगे। समन संघ ने आज मुझे जो कंसेप्ट देने के लिए जो वक्त दिया, इसलिए मैं समन संघ का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर मेरे से कुछ समन संघ के प्रति आज के मेरे कंसेप्ट में कुछ गलत बोल चुका हूँ तो उसके लिए समन संघ मुझे कृपया माफ करे। संगेयो खलितो दोषो संगो खमुतु तम ममं। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि, जय सर।